हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 12, जो कि है संवदिया, और इसके जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म है वो बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बाद नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दी, और ये राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक भी रहे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए, और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं, और इन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं, और इस संवेदनशीलता के साथ उनका जो ये विश्वास है वो भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। इनके कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जैसे ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और प्रति परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं, और रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। इनकी कला, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं, और रेणु ने मैला आंचल, प्रति परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प को आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म भी दिया है। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। इनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है, और मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। संवदीय कहानी में जो यहाँ पर हमें कहानी दी गई है, इसमें एक मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। यहाँ पर एक असहाय और सहनशील नारी है, जो मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की एक ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। यहाँ पर हरगोविंद जो है वो संवदीय की तरह अपने अंचल के दुखी विपन्न बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से वो उस बड़ी बहुरिया की मदद करते हैं। उनकी एक संवेदनशीलता इसमें छुपी हुई है। और अब हम आते हैं चैप्टर पर। संवदिया क्या होता है कि यहाँ पर जो हमें बताया गया है चैप्टर में वो ये है कि हरगोविंद नाम का एक संवदिया है, ठीक है। और जो मतलब संवदिया है तो वो बहुत ज़्यादा गांव में सबके यहाँ पर संवदिया जो है वो कहानी में, सबसे पहले कहानी में उसकी मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है, ठीक है। उसके बाद गांव में हरगोविंद नाम का एक संवदिया है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का कार्य करता है। आजकल डाक खाने खुलने से उसका जो महत्व है वो समाप्त हो गया है, कम हो गया है, परंतु जब भी किसी गुप्त समाचार को किसी स्थान पर शीघ्र भेजना होता है तो जो हरगोविंद है उसको याद किया जाता है। ऐसे में जब हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया तो उसे हैरानी हुई कि इसी बड़ी हवेली की बहू ने अपने माई के संदेश भिजवाने के लिए उसे बुलाया था, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी समय ये हवेली जो है वो बहुत ज़्यादा अत्यंत समृद्धशाली थी, जिसकी रौनक छाई रहती थी, पर समय के साथ साथ सब खराब होता गया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने बंटवारा किया। उन्होंने बंटवारे में मानवीय संबंधों की तनिक भी मर्यादा न रखी। उन्होंने बड़ी बहू की जो बनारसी साड़ी है उसको भी 3 हिस्सों में बांट दिया। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो घर है, घर में कोई कमाने वाला था नहीं, और ऐसे में जो बड़ी बहू है उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। बथुआ साग उसके पेट भरने का एकमात्र साधन बन गया, और लेकिन वो कब तक बथुआ साग ही खाती। उसके बाद यहाँ पे बताया गया
कि जिस समय हरगोबिंद हवेली पहुंचा उस समय गांव की मोदियाइन अपने उधार का तगादा करने बैठी थी और उधार न मिलता देख वह बड़ी बहू को खरी खोटी सुनाने लगी। उसके जाने पर जो बड़ी बहू है उसने अपना हृदय स्पर्शी संदेश हरगोबिंद को सुनाकर उसे मायके में जाकर सुनाने का अनुरोध करने लगी। उन्होंने कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन अब नहीं रह सकूँगी। यानी कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस लिए किसके लिए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जिसे देख हरगोबिंद को बड़ा दुख हुआ। वह हर परिवार के दूसरे सदस्यों की निर्दयता पर विचार करने लगा। बड़ी बहू ने आंचल से 5 रुपए का पुराना नोट निकालकर राह खर्च देना चाहा, पर हरगोबिंद ने नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो हरगोबिंद हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ये सब बातें सुनकर। ठीक है, हरगोबिंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहमपुर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पास रखे पैसों से बिहुर के लिए टिकट लिया और हाथ गाड़ी में जा बैठा। वह बड़ी बहू के संवादों को ज्यों का त्यों याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्योंकि उसे वहाँ पर जाकर वो जो बड़ी बहुरिया ने बताया है वो सब जाके उसे बताना था उसके घर, तो वो उन्हें याद कर रहा था कैसे कैसे। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का करुणा भरा चेहरा घूम रहा था। उनकी दीनहीन दशा को याद कर वह अत्यंत दुखी हो रहा था। कटिहार पहुंचकर उसने बिहमपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। उसके बाद जो हरगोबिंद हैं उसके बाद जो हरगोबिंद है उसको गाड़ी पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोंपू में घोषणा की जा रही थी, वरना कितनी बार तो उसकी गाड़ी इसी चक्कर में छूट गई थी। जो हरगोबिंद हैं उसके बाद वो स्टेशन पहुंचकर दुखी हो गया। उसे ये चिंता थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहू का संदेश जो है उनके मायके में सुनाएगा। उसको गांव के लोग पहचानते थे। वे कहने लगे जलालगढ़ का संवदिया आया है। वह घर आया और सबसे पहले बहू के बड़े भाई से मिला। उन्होंने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोबिंद ने बड़ी बहू की माताजी को अभिवादन किया। उनके हालचाल पूछने पर हरगोबिंद ने सब कुशल बताया। उसने अपने आने के बारे में बहाना बनाते हुए कहा कि कल वह सिरसिया गांव आया था और आज आप लोगों के दर्शन के लिए चला आया। जब माताजी ने अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो हरगोबिंद उनके वेदना भरे संदेश छिपा गया। उनकी दयनीय दशा को वह किस मुंह से कहे, अतः झूठ बोलते हुए कब बताया कि बड़ी बहुरिया दशहरा के समय छुट्टी होने पर गंगा जी के मेले में आकर माँ तथा अन्य लोगों से भेंट कर जाएगी। कोई संवाद न पाकर दुखी माँ ने कहा, मैं तो बबुआ से अपनी दीदी को लिवा लाने के लिए कह रही थी। जब उसका वहाँ रह ही क्या गया है, मतलब अब उसका वहाँ रह ही क्या गया, उनकी माँ जो है वो कहती है। उसकी खोज खबर भी कोई नहीं लेता। मेरी बेटी अब वहाँ अकेली है। हरगोबिंद ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, नहीं माँ जी, गांव में ज़मीन जायदाद बहुत है, टूटने के बाद भी आखिर है तो बड़ी हवेली ही। बड़ी बहुरिया हमारे गांव की लक्ष्मी हैं और यूँ भी देवर लोग हर बार उन्हें शहर ले जाने के लिए जिद करते हैं। बूढ़ी माँ ने उसे अपने हाथों से जलपान दिया। जलपान करते समय बड़ी बहुरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। रात को भोजन के समय फिर बड़ी बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा उसके सामने आ गया। उसके बाद जो हरगोबिंद हैं वो बताते हैं कि कई तरह के व्यंजन होने के बाद भी वो खाना ना खा सका और रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और वह क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला। उसने फैसला किया कि प्रातः उठकर माँ जी को सही संवाद सुना दूंगा। उसे रात भर नींद ना आई और वह सुबह उठा और जी कड़ा करके संवाद सुनाने बूढ़ी माता के पास जा बैठा, परंतु वह संवाद ना सुना सका। माँ जी के पूछने पर उसने बताया कि वह इसी गाड़ी से वापस जाना चाहता है। कई दिन हो गए हैं, दशहरा में बड़ी बहुरिया के साथ 15 दिन के लिए आ जाएगा। चलते समय बूढ़ी माँ ने चूड़ा की पोटली दी तथा बड़ी बहू के भाई ने औपचारिकतावश पूछा, क्यों भाई, रहा खर्च तो है। हरगोबिंद ने पैसे ना होने पर भी कहा, भैया जी आपकी दुआ से किस बात की कमी नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि स्टेशन पहुंचकर जो हरगोबिंद है उसने देखा कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने में वह कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है और यदि उसके पास की जवानी निकली
तो सैमापुर तक का ही टिकट खरीद सकेगा। गाड़ी में बैठते ही वह सोचने लगा कि बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा और वह वहाँ आया क्या था, मतलब वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है। और वह 5 बजे भोर में ही कटिहार स्टेशन आ गया। उसे जलालगढ़ जाना था। जलालगढ़ 20 कोस वह बड़ी बहू द्वारा की जा रही प्रतीक्षा को याद कर महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तो वह गति से चला गया, तेज गति से चला गया और कस्बे शहर में उसने पानी पी लिया। उसके नथुनों में बासमती धान के चूड़े की महक समा रही थी और पर माँ की सौगात बेटी के लिए में से मुट्ठी भर ना निकल सका। वह चलते चलते 15 कोस आ गया, 16, 17, 18 और अब तो जलालगढ़ रेलवे का सिग्नल भी उसे दिखाई देने लगा। गांव का ऊंचा ऊंचा ताड़ का वृक्ष भी दिखा, मानो सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा हो। किसी तरह गिरता पड़ता घर तक पहुंचा। उसके बाद बताया गया कि उसे बड़ी बहुरिया की आवाज़ सुनाई दी, हरगोबिंद भाई क्या हुआ तुम्हें। हरगोबिंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। बड़ी मुश्किल से बोला, बड़ी बहुरिया। अब तक वह होश में आ चुका था। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारा संदेश ना कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में मुट्ठी भर चूड़ा डालकर मसकने लगी और संवाद भेजने की अपनी गलती पर पछताती रही। जो हरगोबिंद हैं वो सोचते हैं कि वो हमारे गांव की लक्ष्मी हैं और वो उनका ख्याल रखने के बारे में सोचते हैं और इसीलिए वो फिर जब वो उन्हें बताते हैं बड़ी बहुरिया को, तो उन्हें भी पछतावा होता है कि उन्हें ये संदेश अपने घर पहुंचाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो हरगोबिंद है या जो संवदिया है उसको जो बातें बताई जाती थी, उसको कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती थी जो गुप्त होती थी, ठीक है। तो वो किसी और को ये बातें नहीं बताता था, इसीलिए वो सभी बातों को मतलब गुप्त रखता था, ठीक है, छुपा के रखता था। इसीलिए शायद उससे ज़्यादातर संदेश भेजे जाते थे। लेकिन अब जब से डाक का कहानी के अनुसार जब से डाक का जो प्रबंध हुआ, तो तब से जो संवदिया का काम है वो कम हो गया। और संवदिया जो है वो एक पेटूसा, हरगोबिंद जो है वो एक पेटूसा और एक खाने वाला इंसान है, ठीक है। वो बस खाता और सोता और आराम से जो जिसका भी जो संदेश है उसे पहुंचाया करता था। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।